सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में जो अपन ने देखा था वो अपन ने मानव श्वसन तंत्र का चित्र बना लिया था। लास्ट क्लास में अपन ने उससे पहले अपन ने श्वसन की क्रियाविधि देख ली थी कि मानव किस प्रकार से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। वो अपन ने श्वसन की क्रियाविधि में बात कर ली थी। अब मानव श्वसन तंत्र का जो अपन ने चित्र बनाया था उसके आधार पर ही अपन मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटेंगे। आज की क्लास लेते वक्त ध्यान रखना वो डायग्राम और चित्र पूरा दिमाग में रहना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। उस चित्र के आधार पर ही अपन ये कह सकते हैं कि मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहले देखेंगे अपन कौन सा, ऊपरी श्वसन तंत्र। फिर अपन देख लेंगे क्या, निचला श्वसन तंत्र। और फिर उसके बाद में देखेंगे अपन क्या, श्वसन मांसपेशियां। ये अपन ने श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांट दिया। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। अब समझना, हम श्वास लेते हैं नाक से या फिर ऑप्शन के रूप में मुंह भी है। नाक से, नासिका और मुख से अपन सांस ले सकते हैं। उसके बाद में आगे जाके ये सांस पहुंचता है कहाँ पे, गर्सनी में। गर्सनी के जस्ट नीचे आता है क्या, लैरिंग्स। चित्र दिमाग में रखना, उस चित्र के आधार पे ही ये वर्ड बोल रहा हूं मैं। नासिका, मुख, गर्सनी, लैरिंग्स और उसके बाद में आती है श्वसन नली। तो श्वसन नली को छोड़ दो, श्वसन नली से पहले जो चार अंग जो मैंने बोले हैं अभी, उन चारों अंगों को अपन शामिल करेंगे किसमें, ऊपरी श्वसन तंत्र में। और उसके नीचे वाले जो भी बच गए ना, श्वसन नली हुआ, श्वसनी हुई, श्वसनिका हुई, कूपिका, फेफड़े, इन सब को अपन शामिल करेंगे निचले श्वसन तंत्र में। और इन सब की मांसपेशियों का अपन लास्ट में तीसरे पॉइंट में अध्ययन करेंगे। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में 4 अंग लेंगे अपन, नासिका, मुख, गर्सनी और लैरिंग्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, ऊपरी श्वसन तंत्र। पहला पॉइंट तो ये लिखोगे, इसमें नासिका, मुख, उसके बाद में क्या, गर्सनी, फिर उसके बाद में क्या आया था, लैरिंग्स को शामिल किया गया है। अब एक एक करके देखेंगे अपन। सबसे पहला तो क्या है, नासिका। अब थोड़ा इधर ध्यान देना। जैसे अपन ने श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाया था, थोड़ा टूटा फूटा सा बना लेता हूं यहां भी एक बार और। ये अपन नाक से श्वसन लेते हैं, समझ गए बात। भगवान ने अपने को मुख भी दे रखा है, मुंह भी दे रखा है, इससे भी अपन श्वसन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये नाक भी आगे जाके कहाँ खुलता है, गर्सनी में खुलता है। और मुख भी आगे जाके कहाँ खुलता है, गर्सनी में खुलता है। ये लो दोनों के दोनों कहाँ खुल रहे हैं, गर्सनी में खुल रहे हैं। और इस गर्सनी के जस्ट नीचे यहां स्थित होता है क्या, लैरिंग्स। फिर नीचे आ जाएगी क्या, श्वसन नली। इस श्वसन नली को तो लेंगे अपन किसमें, निचले श्वसन तंत्र में। इस श्वसन नली के ऊपर हो गया एक तो नासिका, एक हो गया क्या, मुख, और गर्सनी और लैरिंग्स। ये क्या हो गए, उपरला श्वसन तंत्र। चलो अब देखते जाओ, एक एक का अध्ययन करते हैं अपन। नासिका की बात करें अपन तो हमारे एक जोड़ी नासिका पाई जाती है। एक जोड़ी का मतलब 2 नाक हैं,
दो नाक ये मत ढूंढना कि एक ही हो गया और कहीं एक और होगा। दो नाक का मतलब एक ये वाला और एक ये वाला। तो प्रारंभ में तो हमारे जो नासिका होती है वो एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है और एक पतली हड्डी द्वारा, ये ध्यान रखना, दोनों नाकों के बीच में क्या आती है, एक पतली हड्डी आती है। पतली हड्डी द्वारा दोनों नाक अलग अलग रहते हैं, लेकिन आगे जाकर ये एक हो जाते हैं और आगे जाके ये नासिका कहाँ खुलती है, गर्सनी में खुलती है। बहुत सिंपल सी लाइन है, पर लिख लेते हैं इसको। प्रारंभ में नासिका एक जोड़े के रूप में पाई जाती है, एक जोड़े के रूप में पाई जाती है। जोड़ा का मतलब दो, जो एक पतली हड्डी द्वारा, जो एक पतली हड्डी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। समझ गए बात। और लास्ट में जाके नासिका कहाँ जाकर खुलती है, गर्सनी में। नासिका और मुख दोनों कहाँ जाके खुलेंगे, गर्सनी में। तो इसी में लिख देंगे अंत में यह नासिका गर्सनी में जाकर खुलती है, गर्सनी में जाकर खुलती है। एक तो सामान्य से जानकारी ये हो गई। फिर अपन बात करें, सबको पता है नाक में बाल भी पाए जाते हैं। तो ये बाल, ये मत समझना कि ये फालतू भगवान ने बाल क्यों बना दिए नाक में, ये भी अपनी हेल्प के लिए ही होते हैं। क्योंकि जो भी अपन वायु श्वसन के दौरान अपन वायु अंदर लेते हैं, तो उस वायु में अनेक धूल के कण और फफूंद, ये कचरा वगैरह पाया जाता है। ये बाल उस धूल के कण और फफूंद को रोक लेते हैं, ताकि हमारे फेफड़ों तक शुद्ध वायु प्रवेश करे सके। क्योंकि वायु लास्ट में जाके, जो अपन वायु ग्रहण करते हैं श्वसन के दौरान, ये कहाँ पहुंचती है, फेफड़ों में पहुंचती है। अगर अशुद्ध वायु लगातार फेफड़ों में पहुंचेगी तो इसका मतलब फेफड़े खराब हो जाएंगे। तो शुद्ध वायु फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए नाक में क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। तो एक बात अपन ये भी लिख देंगे इसी में, नासिका में बाल पाए जाते हैं जो श्वास के दौरान वायु में उपस्थित, जो श्वास के दौरान वायु में उपस्थित धूल के कण, धूल के कण, फफूंद आदि को रोक लेते हैं, जिससे शुद्ध वायु फेफड़ों तक पहुंच सके, जिससे शुद्ध वायु फेफड़ों तक पहुंच सके, जिससे शुद्ध वायु फेफड़ों तक पहुंच सके। नाक के बारे में सामान्य से जानकारी है, एक जोड़ी के रूप में पाया जाता है प्रारंभ में, तो एक हड्डी द्वारा अलग होता है, आगे जाके गर्सनी में खुल जाता है। दूसरी बात क्या लिखोगे नाक में, कि नाक में बाल पाए जाते हैं जो वायु में उपस्थित धूल के कणों और फफूंद को रोक लेते हैं, जिससे शुद्ध वायु फेफड़ों तक पहुंच सके। ये तो हो गया नासिका के बारे में। ऊपरी श्वसन तंत्र में नासिका के बाद में क्या लेंगे अपन, मुख। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में मुख की चर्चा करते हैं। पूरे को ही मिटा रहा हूं इसको। नासिका के बाद में क्या आता है, मुख। सिंपल सी बात लिखनी है इसमें कि हम मुख के माध्यम से भी सांस ले सकते हैं,
क्योंकि मुंह का भी अंतिम हिस्सा कहाँ जाकर खुलता है, गर्सनी में जाकर खुलता है। लेकिन अब ये तो अपन समझ सकते हैं, क्या मुख से लिया गया श्वास इतना शुद्ध होगा क्या जितना अपन नाक से लिया गया श्वास होता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि नाक के अंदर तो बाढ़ पाए जाते हैं जो धूल के कण और फफूंद को रोक लेते हैं। मुख में ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती, इसलिए मुख से लिया गया श्वास इतना शुद्ध नहीं होता जितना कि नाक से लिया गया श्वास होता है। हम मुख से भी श्वास ले सकते हैं, लेकिन मुख से लिया गया श्वास उतना शुद्ध नहीं होता, उतना शुद्ध नहीं होता जितना नाक से या कह सकते हैं पर नासिका से लिया गया श्वास होता है। ये हो गई अपनी किसकी चर्चा? मुख की चर्चा। अब अपना आहार नाल वाला टॉपिक पढ़ते ना, ध्यान रखना, तब तो मुख के बारे में पूरा वर्णन करते हैं कि मुख में दांत भी होते हैं जो भोजन को चबाने के काम में आते हैं, मुख के अंदर लार भी आती है, अनेक लार ग्रंथियां भी आती हैं, लेकिन वो तो अपन आहार नाल में बात करते हैं। श्वसन के दौरान, क्योंकि जो अपन श्वास लेते हैं उसको चबाने की आवश्यकता तो होती नहीं, तो मुख में केवल इतना ही लिखना है श्वसन तंत्र के दौरान। फिर अपन बात करें गर्सनी की। गर्सनी के बारे में वही बातें लिखेंगे अपन जो आहार नाल में पहले से लिख चुके हैं, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार फटाफट सुन लेना। यह एक प्रकार का चौराया है जहां ये तो देखो नाक से तो श्वसन पथ आ रहे हैं और मुख से भोजन पथ आ रहे हैं, तो गर्सनी एक प्रकार का चौराया है जहां श्वसन पथ व भोजन पथ आपस में मिलते हैं। उसके बाद श्वसन तो चला जाता है श्वसन पथ में और भोजन चला जाता है भोजन पथ में। समझ गए बात? और फिर मैंने आपको यहां ये भी बताया था कि गर्सनी के अंत में एक ढक्कन पाया जाता है, उस ढक्कन का क्या नाम है? एपिग्लोटिस नाम है। भोजन निगलने के दौरान यह ढक्कन बंद हो जाता है ताकि जो भोजन है वो श्वसन पथ में ना जाए। यह एक प्रकार का चौराहा है जहां श्वसन पथ व भोजन पथ आपस में मिलते हैं। इसके बाद भोजन पथ में तथा श्वसन कहाँ चला जाता है? श्वसन पथ में चला जाता है। बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका था पहले गर्सनी के बारे में, इसलिए केवल लिखूंगा बोर्ड पे, भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अपन बात करें गर्सनी के अंतिम सिरे पर एक ढक्कन पाया जाता है और उस ढक्कन को क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। भोजन निगलने के दौरान या भोजन निगलते समय, जब भी अपन ग्रास निगलते हैं ना, उस समय निगलते समय यह ढक्कन बंद हो जाता है, या अपन ये कह सकते हैं यह ढक्कन श्वसन नली को बंद कर देता है, यह ढक्कन श्वसन पथ को बंद कर देता है, ताकि भोजन श्वसन पथ में ना जा सके।
ताकि भोजन श्वसन पथ में न जा सके। ये किसकी बात हो गई? ग्रसनी की। क्यों? अब अगला सुनना, अगला है क्या? लेरिंग्स। ये जो लेरिंग्स है ना, ये तो ग्रसनी और नीचे आएगी श्वसन नली। ग्रसनी और श्वसन नली के मध्य स्थित होता है क्या? लेरिंग्स। ये जो लेरिंग्स है 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना है। उपास्थि क्या होती है उसके बारे में भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो लेरिंग्स के बारे में लिखते हैं, इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। ऊपरी श्वसन तंत्र में चौथा क्या है? लेरिंग्स। तो सामान्य सी जानकारी, पहली बात तो ग्रसनी व श्वसन नली के मध्य स्थित होता है। यह है ग्रसनी व श्वसन नली के मध्य स्थित होता है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? यह है 9 प्रकार की उपास्थियों या उपास्थि से मिलकर बना है। लेरिंग्स किससे बना है? 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना है। अब ये उपास्थि क्या होती है? देखो, हमने ये तो सुना होगा कि हमारा शरीर हड्डियों का एक ढांचा है और इस हड्डियों के ढांचे पर पाए जाते हैं मांस। अगर केवल मांस का पुतला होता व्यक्ति तो ये मांस तो कहीं का लुढ़कता हुआ गिर जाता। अब इस मांस को किसी ने तो संभाल रखा है ना, तो अंदर तो क्या है? हड्डियां, और उन हड्डियों के ऊपर ये क्या है? चमड़ी, जिसे अपन मांस कहते हैं। तभी तो कहते हैं ना व्यक्ति हार्ड मांस का पुतला है। इस हड्डियों या इन हड्डियों को ही तो क्या कहते हैं अपन? अस्थि। ये तो क्या होती है? हड्डियां। कठोर होती है हड्डियां, तभी तो अपने शरीर को संभाल रखा है हड्डियों ने। अब बात करें अपन उपास्थि। उपास्थि किसे कहते हैं? मुलायम हड्डियों को। उपास्थि भी क्या होती है? एक प्रकार की हड्डियां होती हैं, लेकिन उपास्थि मुलायम होती हैं। जैसे मैं आपको कहूँ, एक छोटा सा प्रयोग कर लेना। ये अपना जो मांस है, इसके अंदर एक हड्डी है हाथ में, समझ गए बात? अब मैं कहूँ आप इस हड्डी को मोड़ के बताओ, यहाँ से मोड़ के बताओ, मोड़ सकते हो क्या? नहीं मोड़ पाएगी, क्योंकि ये कैसी हड्डी है? कठोर हड्डी। तो इस कठोर हड्डी को तो क्या बोलते हैं अपन? अस्थि। फिर आप ये प्रयोग करना, ये जो कान है, ये कान भी तो हड्डियों का बना है ना, वरना तो ये अगर इसके अंदर हड्डियां नहीं होती तो ये भी लटका हुआ रहता है, ऐसे एक फिक्स संरचना के रूप में नहीं हो पाता। ये जो कान है ये बना हुआ है कौन सी हड्डियों से? मुलायम हड्डियों से, जिन्हें कहेंगे अपन उपास्थि। इसको आप आराम से मोड़ के देख सकते हो। नाक को मोड़ के, कान को मोड़ के देख लो, चाहो तो नाक को मोड़ के देख लो, क्योंकि नाक, कान और ये है ना, ये बना हुआ है मुलायम हड्डियों से। इन मुलायम हड्डियों को तो कहते हैं उपास्थि और इन कठोर हड्डियों को कहते हैं अस्थि। समझ गए बात? तो ये जो लेरिंग्स यहाँ पाया जाता है, ग्रसनी के जस्ट नीचे स्थित होता है, यह है 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना है। अगला इसमें क्या ध्यान रखोगे? इसमें मतलब लेरिंग्स में स्वर रज्जु पाए जाते हैं जिससे हम विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न कर पाते हैं। विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न कर पाते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, अब बोल रहा हूं तो ध्वनि तो निकल रही है ना,
कोई बाहर से तो ध्वनि आ नहीं रही, मेरे शरीर के अंदर से ध्वनि आ रही है। ये ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होके आती है? यह ध्वनि लैरिंग्स से उत्पन्न होके आती है। कहाँ से उत्पन्न होती है ध्वनि? लैरिंग्स से उत्पन्न होती है, क्योंकि ध्वनि में क्या पाए जाते हैं? स्वर रज्जु पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की अपन ध्वनि उत्पन्न करते हैं ना, ये कमाल किसका है? ये लैरिंग्स का ही कमाल है। तो इसमें स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिससे हम विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न कर पाते हैं। ये अपना हो गया क्या? ऊपरी श्वसन तंत्र, जिसके 4 भाग अपन ने देख लिए। अब ऊपरी श्वसन तंत्र के बाद में देखेंगे अपन, क्योंकि मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा था अपन ने। ऊपरी श्वसन तंत्र, उसके बाद में आता है निचला श्वसन तंत्र, उसके बाद में आएगा श्वसन मांसपेशियां। तो अब ऊपरी श्वसन तंत्र के बाद में लिखते हैं अपन क्या? निचला श्वसन तंत्र। और निचले श्वसन तंत्र में अपन क्या क्या शामिल करेंगे? अब यहां सुनना, अपन ने जो चित्र बनाया था, लैरिंग्स के बाद में क्या थी? श्वसन नली। एक तो ये श्वसन नली शामिल होगी किसमें? निचले श्वसन तंत्र में। तो अपन लिखते जाते हैं इसमें श्वसन नली। फिर ये श्वसन नली 2 भागों में बढ़ जाती है, ये वाली और ये वाली। ये जो 2 भाग बटे हुए हैं, इन दोनों भागों को कहते हैं क्या? श्वसनी। एक श्वसनी तो चली गई इस साइड के फेफड़े में, और एक श्वसनी चली गई इस साइड के फेफड़े में। क्यों? श्वसनी उसके बाद में आती है क्या? श्वसनिका। और श्वसनिका के बाद में क्या आती है? कूपिका। और कूपिका के बाद में अपन ले लेते हैं फेफड़े। अभी इनके बारे में बताता हूं आपको क्या चीज है। तो पहले अपन एक बार श्वसन नली तो अपने को दिखाई दे रही है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में आगे और अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे अपन? श्वसन नली। इसको एक साथ लेंगे अपन। किस किस को? श्वसन नली, श्वसनी, श्वसनिका और कूपिका। एक सेकंड, किताब में अलग अलग दे रखा है कि एक साथ दे रखा है? श्वसन नली को अलग लेना पड़ेगा, उसके बाद में इन तीनों को साथ लेंगे। तो पहला तो क्या आ गया इसमें? श्वसन नली। तो देखो, श्वसन नली की बात करें अपन, लैरिंग से शुरू होकर यहां तक आ रही है। 5 इंच लंबी संरचना है। कितने इंच लंबी संरचना है? 5 इंच लंबी एक नली के समान है। यह है 5 इंच लंबी एक नली है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी केवल लंबाई लिखी है अपन ने अभी तक। अब एक चीज बताऊं, जो पानी की छोटी पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन की तरह ही आ रही है, तो उसको आप पिचकाओ तो पिचक भी तो सकती है ना। अगर गलती से ये वाली पिचक जाए तो क्या होगा? अपना सांस कहाँ से लेंगे? कोई ऑप्शन नहीं है, मरना ही पड़ेगा अपने को। तो ये इसकी जो दीवारें हैं वो खुली रहें और दीवारें आपस में चिपके नहीं, इसके लिए इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ऐसे क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। इन छल्लों के बीच से छनते हुए क्या चला जाता है? श्वसन नीचे पहुंच जाता है। तो ये सी आकार के छल्ले क्यों पाए जाते हैं? ताकि ये जो अपनी श्वसन नली है, इसकी दीवारें खुली रहें, इसकी दीवारें आपस में चिपके नहीं। तो अब अपन ये बात कर लेते हैं। पहले एक लाइन ये लिख लेते हैं, यह है 5 इंच लंबी एक नली है, जो लैरिंग्स से शुरू होकर कहां तक जाती है? श्वसनी तक जाती है। यह है लैरिंग्स से श्वसनी तक जाती है। इसमें सी आकार के
छल्ले पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जिससे इसकी दीवारें खुली रहती हैं तथा आपस में चिपकती नहीं हैं। दीवारें क्या रहती हैं? खुली रहती हैं और आपस में चिपकती नहीं है इसकी दीवारें, तो सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। अब इसके बाद में अपन लिखेंगे शौसनिका, कूपिका, ये तीनों एक साथ लिखेंगे अपन। तो इसका ले आप स्क्रीनशॉट, उसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखते हैं अपन। निचले श्वसन तंत्र में सेकंड में क्या लेंगे अपन? शौसनिका और क्या लेंगे अपन? कूपिका। अब समझना, श्वसन नली, इससे पहले अपन ने श्वसन नली के बारे में लिखा था, ये वाली श्वसन नली। क्यों? ये क्या है? श्वसन नली। अंत में जाकर दो भागों में बंट जाती है। ये दो भागों में बंट गई, इनको क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। समझ गए बात? ये क्या कहलाएंगे? श्वसनी कहलाते हैं। इन्हें प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। इन दो भागों को, ताकि समझना और भी आसान रहे, इन दो भागों को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं, जो एक दाएं फेफड़े में तथा एक बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। एक बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। अब आगे लिखना, समझा दूंगा, एक बार देखते जाऊं। प्राथमिक श्वसनी, इसके बाद प्राथमिक श्वसनी द्वितीयक श्वसनी में बढ़ जाती है। अगला लिखोगे, देखो इसके बाद, डेढ़ डैश का मतलब समझ जाओगे आप, डेढ़ डैश मत करना, आप तो पूरी बात लिखना। इसके बाद द्वितीयक श्वसनी किस में बढ़ जाती है? तृतीयक श्वसनी में बढ़ जाती है, ये लिखोगे। फिर लिखोगे इसके बाद तृतीयक श्वसनी किस में बढ़ जाती है? श्वसनिका में बढ़ जाती है। श्वसनिका में बढ़ जाती है। समझ गए बात? फिर लिखोगे श्वसनिका के अंत में क्या स्थित होती है? कूपिका। एक बार दोबारा चित्र बना के बता दूंगा। कूपिका स्थित होती है, श्वसनिका के अंत में कूपिका स्थित होती है, जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। अब समझना इसको, एक एक पॉइंट थोड़ा सा समझना, बहुत आसान है समझना। एक बार समझ जाओगे तो लिखना भी बहुत आसान रहेगा। मैंने देखो ज़्यादा कोई जटिल बात नहीं लिखी, मैंने यही लिखा है श्वसन नली। ये श्वसन नली है, चित्र को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं।
यहां से स्टार्ट करूंगा, ऊपर वाला पोर्शन बनाऊंगा नहीं अब दोबारा। जैसे ये तो आ रही थी क्या, श्वसन नली। श्वसन नली दो भागों में बट गई, क्यों? श्वसन नली अंत में जाकर, ये श्वसन नली अंत में आकर दो भागों में बट गई, अंत में जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। इन दो भागों को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। इन दो भागों को, इसको और इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक श्वसनी कहते हैं, जो एक दाएं फेफड़े में तथा एक बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। समझ गए बात? अब फिर क्या होता है, फिर मैंने लिखा कि ये प्राथमिक श्वसनी द्वितीयक श्वसनी में बढ़ जाती है और द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में बढ़ जाती है। यहां तक ये दो पॉइंट देखना। प्राथमिक श्वसनी द्वितीयक श्वसनी में बट गई, द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में बट गई। इसके बाद की जो नलिका होती है ना, ये तो प्राथमिक श्वसनी तो यहां तक खत्म हो गई। इसके बाद की जो नलिका होती है ना, वो कहलाती है क्या, ये नलिका कहलाएगी द्वितीयक श्वसनी। इधर ये नलिका क्या कहलाएगी, द्वितीयक श्वसनी। ये क्या हो गई, द्वितीयक श्वसनी हो गई। समझ गए बात? फिर द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में बढ़ जाती है। अब ये जो द्वितीयक श्वसनी है आगे जाके एक और नलिका में बढ़ जाती है और ये आगे वाली नलिका क्या कहलाती है, तृतीयक श्वसनी कहलाती है। बट रही ना आगे जाके, तो एक वृक्ष के से जाल के रूप में ये बढ़ती जाती है। ये क्या कहलाएगी, अब तृतीयक श्वसनी कहलाएगी। फिर तृतीयक श्वसनी श्वसनी काम में बट जाती है। अब ये तृतीयक श्वसनी के ऊपर ये अपने हथेलियों की तरह एक उभार आता है। इस उभार को क्या कहते हैं अपन, श्वसनिका कहते हैं। तृतीयक श्वसनी किस में बट गई, श्वसनिका। ये तृतीयक श्वसनी के बाद में ये ऐसे इस टाइप की श्वसनिका आ गई, ये क्या है, श्वसनिका। समझ गए बात? फिर लिखा श्वसनिका के अंत में कूपिका स्थित होती है, अपनी जो अंगुलियां आती है ना इसकी जैसी। ये क्या हो गई, कूपिका। समझ गए बात? अब श्वसन की क्रियाविधि में अपने याद करो, मैंने आपको यह बताया था कि हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो कहाँ पहुंचती है, फेफड़ों में पहुंचती है। और फेफड़ों से आगे रक्त क्या करता है, फेफड़ों तक तो आ गई। अब यहां से ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती है। हमारे शरीर की जो भी कोशिकाएं हैं ना, वहां तक ये ऑक्सीजन पहुंचती है। किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से। तो यहां से ऑक्सीजन बाहर रक्त में गई और रक्त से फिर वापस ऑक्सीजन दोबारा सुनना, फेफड़ों से ऑक्सीजन निकल गई और हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच गई। कोशिकाएं बदले में क्या देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों में आएगी, फेफड़ों से बाहर चली जाएगी। तो बताओ, ये ऑक्सीजन फेफड़ों से ही तो शरीर के विभिन्न हिस्सों तक गई और शरीर के विभिन्न हिस्सों से फेफड़ों में क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। तो एक गैसों का आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ फेफड़ों के माध्यम से। तो फेफड़ों में भी ये गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, इस कूपिका द्वारा होता है, जो लास्ट में जो अंगुली नीमा संरचना आती है ना, उनके माध्यम से। यही बात लिखी है मैंने यहाँ, श्वसनिका के अंत में कूपिका स्थित होती है जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का मतलब आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। निचले श्वसन तंत्र में तीसरा पॉइंट अपन फेफड़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में शायद ये सफिशिएंट है, फेफड़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं अपन। आपके शायद बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि भाई मैं क्लास नहीं ले पा रहा रेगुलर। बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं, ज़्यादा तो देखना नहीं होता लेकिन फिर भी कभी कभी देख लेते हैं। बेटाओ, कोशिश करूँगा मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की, क्योंकि कारण ये है कि भाई
आप लोगों का तो केवल घर पे पढ़ने का काम है, बच्चों को तो अभी स्कूल में नहीं बुला रहे, लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट स्कूलें तो चालू हैं, मतलब बच्चों को नहीं बुला रहे लेकिन हमें वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाके बहुत सा काम करना पड़ता है। तो स्कूल में जाना, इसके अलावा और भी कुछ काम है वो सब करना, इस वजह से थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। वरना मेरी खुद की इच्छा है कि आपको बहुत जल्दी कोर्स करवा दिया जाए। कोशिश करूंगा मैं केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करवाने की, एक अपने स्कूल में व्याख्याता हैं केमिस्ट्री की, उनसे रिक्वेस्ट करके केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करवा देंगे। थोड़ा मैं भी प्रयास करूंगा पूरा कि थोड़ा स्पीडली आपका कोर्स खींचा जाए। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर अपन मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।